देखने से लग रहा है कि तुम्हारी यादें अब भी तुम्हारे पास हैं। आशु ने चैन की सांस ली। अगर उसे सब याद था तो मामला काफी आसान हो जाता। अब जब तुम आजाद हो चुकी हो तो तुम्हारे आगे क्या इरादा है? आशु ने लड़की से पूछा। मगर लड़की बस चुपचाप आशु की तरफ देखती रही, जैसे उसे समझ ही नहीं आया हो कि वो क्या पूछ रहा है। मेरा मतलब है, तुम आगे कहां जाना चाहती हो? आशु को डर था कि शायद वो उसका मतलब ना समझे, इसलिए उसने अपने वर्ड्स को थोड़ा और सिंपल बनाने की नाकाम कोशिश की। लड़की अब भी कुछ कहे बिना उसकी तरफ देखती रही। समझ आया या नहीं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? आशु उसे नाम लेकर बुलाना चाहता था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो तो उसका नाम जानता ही नहीं। वो उसे अल्फा लेडी तो नहीं कह सकता, जैसे काल रात कहता था। उसे शायद ये नाम पसंद भी ना हो। आखिरकार लड़की ने रिएक्ट किया और आशु की तरफ सिर हिलाकर नाम में जवाब दिया। तुम्हारा कोई नाम नहीं है? आशु ने पूछा। जब लड़की ने हाँ इनमें सिर हिलाया तो आशु को समझ आ गया कि उसकी बात सही थी। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, तो फिर क्या मैं तुम्हें एक नाम दे सकता हूं? लड़की ने फिर से सिर हिलाकर हामी भरी। इससे आंसू को यकीन हो गया कि वो उसकी बात को समझ रही है, जिसका एक मतलब ये भी था कि उसकी इंटेलिजेंस रिग्रेस्ट नहीं हुई थी, पर किसी वजह से वो बोल नहीं पा रही थी। आशु ने कुछ पल ध्यान से सोचने के बाद लड़की की तरफ गौर से देखा। फिर उसने केयरफुली पूछा, तुम्हें रीना नाम कैसा लगेगा? लड़की के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसने हल्के से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पसंद नहीं आया तो गरिमा कैसा रहेगा? आशु ने थोड़ी देर सोचकर अगला सुझाव दिया। लड़की अब भी बिना किसी तरह का एक्सप्रेशन शो किए खामोश रही, जैसे उसने आंसू की बात सुनी नहीं हो। फिर उसने अपना हाथ उठाया और आंसू के सीने की तरफ इशारा किया। आंसू ने नीचे देखा तो वहां बस उसके कपड़े थे, ना कोई डिजाइन, ना कोई वर्ड्स। क्या ये इसी की तरफ दिल इशारा कर रही? आंसू ने अपने कॉलर के अंदर हाथ डाला और एक पेंडेंट निकाला, जो आइवरी जैसा लगता था। ये वही पेंडेंट था जिसे युगराल ने कार्व किया था। कहा जा सकता था कि ये ओल्ड ड्रैगन वेल में मौजूद व्हाइट ड्रैगन के दांत से बना था। जहां तक उस ड्रैगन के दांत की बात थी, तो कहा गया था कि सबसे बड़े सीनियर ब्रदर अनूप ने उसे ओल्ड ड्रैगन वेल से चुराया था। लेकिन युगराल का कहना था कि उसने वो खुद हासिल किया था। वो अब भी चीजों के थ्रू देख सकती है। लगता है कि उसकी पावर्स अभी भी बरकरार हैं। जब लड़की की उंगली ने पेंडेंट के साथ साथ उसके ट्रैक को फॉलो किया, तो आशु को यकीन हो गया कि उसकी सोच सही थी। तुम चाहती हो कि इस पेंडेंट से तुम्हारा नाम रखा जाए? समझ गया, ये एक ड्रैगन के दांत से कार्व किया गया है। तो तुम रुद्राक्षी कहलाना चाहती हो, सही है ना? आशु के चेहरे पर एक हल्का सा उजाला आया, जैसे कोई पहेली सुलझ गई हो। लड़की के चेहरे पर अब भी कोई इमोशन नहीं था। वो बिना पलक झपकाए आंसू को एक तक घूरती रही, बिना किसी रिएक्शन के काफी देर तक। यूं ही उसे घूरते देख आंसू को थोड़ी घबराहट सी होने लगी। वो नाम नहीं पसंद आया तो फिर काजल कैसा रहेगा? आंसू ने थोड़ा गिल्टी फील करते हुए पूछा। लड़की ने आंसू की तरफ एक अजीब नजर डाली, फिर धीरे से सिर हिला दिया। आंसू ने उसकी आंखों में झांका तो उसे फील हुआ कि जैसे वो अब हार मानने लगी है। उसे ये देख अच्छा नहीं लगा। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, काजल कुछ खास अच्छा नहीं लगता। ये किसी लड़की के नाम जैसा नहीं लगता। क्यों ना तुम्हें करिश्मा बुलाया जाए? ये करिश्मा का मतलब होता है ऐसी चीज जो सिर्फ एक बार होती है और दुनिया को चौंका देती है। मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी ग्रो करो और सबको चौंका दो। लड़की ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, अब भी वो थोड़ी झिझक में लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो हार मानने वाला इमोशन अब नहीं था। ठीक है, तो अब से मैं तुम्हें करिश्मा कहा करूंगा। आशु ने माथे से पसीना पोंछा और करिश्मा की तरफ देखा। करिश्मा, क्या तुम अब भी आइस सिल्क वर्म अल्फा किंग्स को कंट्रोल कर सकती हो? करिश्मा ने सिर हिलाकर हां कहा और आंसू को राहत मिली। अगर करिश्मा उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती तो उसकी पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती। भले ही आउटकम वही होता, लेकिन आशु को वो चीजें पसंद नहीं थीं जो उसके कंट्रोल से बाहर हों। क्या तुम अब भी खुद को दूसरों की नजरों से छिपा सकती हो? आशु ने एक और सवाल किया। इस बार करिश्मा ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया।
साफ था कि अब वो अपनी स्पिरिट बॉडी वाली स्टेट में एंटर नहीं हो सकती थी। आशु ने उससे और भी कुछ सवाल किए, जिससे उसे करिश्मा की हालत के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली वो अब भी बहुत लिमिटेड थी, क्योंकि करिश्मा बोल नहीं सकती थी। आशु को हर बात पूछताछ और अंदाजों से ही समझनी पड़ी। अब तक आशु बस इतना ही समझ पाया था कि यौन एयर की एबिलिटी, याददाश्त और समझने की काबिलियत पहले जैसी ही थी। कोई बदलाव नहीं हुआ था, बस किसी वजह से उसकी ग्रोथ रुक गई थी। क्या अब उसे एक लिविंग पर्सन कंसीडर की जा सकती है? आशु को उसकी सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने उससे पूछा, अब तुम क्या करना चाहती हो मारना? करिश्मा ने एक्चुअली एक वर्ड कहा तो तुम बोल सकती हो। आशु चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। उसने इतनी देर से इशारों में बात की थी और अब पता चला कि करिश्मा तो बोल सकती है। हालांकि जब आशु ने उससे दोबारा पूछा तो उसने बस सिर हिलाया, कभी हां में कभी ना में, मगर एक भी शब्द नहीं बोली। क्या ये सच में सिर्फ एक ही वर्ड बोलना जानती है? आंसू को यह बात अजीब लगी। उसे नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है, और कोई वजह भी नहीं दिखती थी कि वो बस एक ही शब्द बोले। लेकिन अगर करिश्मा बोलना ही नहीं चाहती तो आंसू कर भी क्या सकता है? अचानक करिश्मा खड़ी हुई और बाहर की तरफ चल दी, लेकिन जैसे ही उसने 2 कदम लिए उसके पैर जवाब दे गए और वो जमीन पर गिर पड़ी। देखने से जाहिर था कि उसके शरीर की स्ट्रेंथ एक आम छोटे बच्चे जैसी ही थी। करिश्मा ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं और उसकी आंखें आधी सिकुड़ गईं। उसी पल उसका शरीर हवा में तैरने लगा। ये कि कितना अजीब है, इसकी मेंटल स्ट्रेंथ पहले जैसी ही पावरफुल है, यानी कि मिथिकल लेवल पर, लेकिन इसका शरीर एक नवजात की तरह कमजोर है। यही सब सोचते हुए आंसू के चेहरे पर हैरानी थी। जैसे ही आंसू कुछ कहने ही वाला था, उसने देखा कि करिश्मा खिड़की से बाहर उड़ गई और सीधे कुमार परिवार की तरफ बढ़ गई। आंसू को टेंशन हुई कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए उसने इनविजिबिलिटी रोब पहन लिया और चुपचाप उसके पीछे हो लिया। दूसरी तरफ कुमार परिवार के अंदर कालरात और उसका भाई नरकेश आइस सिल्कवर्म्स को टेम करने की तैयारियां कर रहे थे। वो दोनों बेताबी से उन्हें टेम करने का इंतजार कर रहे थे। क्या ट्रीजर है ये? आइस सिल्कवर्म! अल्फा किंग जैसे इतने पावरफुल अल्फा भी अंदर कैद है और बाहर निकलने की भी एबिलिटी नहीं खो बैठे हैं। इससे तो इन्हें टेम करना हमारे लिए कहीं आसान हो गया है। नरकेश ने अंदर मौजूद आइस सिल्कवर्म्स को देखते हुए कहा। कालरात भी दोनों आइस सिल्कवर्म्स का बारीकी से मुआयना कर रहा था। दोनों आइस सिल्कवर्म्स अंदर काफी देर तक रेंगने के बाद अब थके थके से लग रहे थे। वो एकदम शांत पड़े थे, शायद आराम कर रहे थे। नरकेश ने एक अल्फा निकाला और उसे एक रस्सी से बांधकर प्राइमोर्डियल गोल्ड पॉट में फेंक दिया। ये वही खाना था जो आइस सिल्कवर्म्स को बहुत पसंद था। उसका इरादा इस वर्म को लालच देने के लिए इस्तेमाल करने का था। उन्हें खाने देना नहीं था, बल्कि धीरे धीरे ट्रेन करना था। नरकेश ने अल्फा को अंदर डाला और उसे बाहर खींचने ही वाला था कि तभी एक आइस सिल्क वर्म अचानक मूव हुआ। लेकिन जो हुआ वो उम्मीद से परे था। एक आइस सिल्क वर्म ने उस अल्फा को सीधा निगल लिया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि नरकेश के पास अल्फा को वापस खींचने का कोई मौका ही नहीं बचा। ये आइस सिल्क वर्म्स तो बहुत फास्ट हैं। इन्हें टेम करना इतना आसान नहीं होगा, नरकेश ने रस्सी को खींचते हुए कहा। और दूसरा अल्फा निकालने ही वाला था कि तभी पॉट के अंदर मौजूद एक आइस सिल्कवर्म एकदम से गायब हो गया और सीधे पॉट के किनारे अपीयर हो गया। ये देखकर नरकेश और कालरात दोनों घबरा गए और तुरंत पीछे हट गए। ये कैसे हुआ? कालरात का चेहरा खौफ से भर गया। उसे क्लियरली महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। नरकेश कुछ कह भी नहीं पाया था कि दूसरा आइस सिल्कवर्म भी बाहर निकल आया, जैसे प्राइमोर्डियल गोल्ड पॉट का असर पूरी तरह खत्म हो चुका हो। दोनों ने एक पल की भी देर नहीं की, सीधे सीक्रेट चेंबर से बाहर की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचे, उनके कदम वहीं थम गए। जो नजारा उनके सामने था उसने उन्हें हिलाकर रख दिया। ह्यूज टेम्पल के अंदर हर तरफ तरह तरह के अल्फा रेंगते फिर रहे थे। कुमार परिवार के मेंबर्स अपने अपने अल्फा के साथ फाइट कर रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो अल्फा जिन्हें उन्होंने पालकर टेम किया था, अब अपने मास्टर्स से ही गद्दारी कर चुके थे और उन पर अटैक कर रहे थे। चारों तरफ दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं और खून की नदियां बह रही थीं। ये सब कैसे हो गया? क्या हुआ?
यहां काल रात की आंखें गुस्से और हैरानी से लाल हो गईं। और होती भी क्यों ना, पूरा टेम्पल हेल जो बन चुका था। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जरूर। कोई प्रॉब्लम है, ये सब उस शाह का किया धरा है। वो हमें आइस सिल्कवर्म्स देना ही नहीं चाहता था। नरकेश की आवाज में बेबसी थी। कुमार परिवार के पास पहले ही अनगिनत अल्फा थे और अब सबने बगावत कर दी थी। यहां तक कि मिथिकल लेवल का ब्लड स्कॉर्पियन अल्फा भी पागल होकर बाहर निकल आया था और बेरहमी से कत्लेआम करने में लगा हुआ था। वहां कुछ और मिथिकल लेवल के अल्फा भी थे जिन्हें उन्होंने पहले कैप्चर करे मैस थे, और अब वो भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे थे। उनमें से किसी एक को भी हैंडल करना मुश्किल होता था, और यहां तो अनगिनत अल्फा एक साथ बेकाबू हो चुके थे, जिस वजह से अब तो टेम्पल से बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था। शाह मरने के बाद अगर घोस्ट भी बन जाऊं तब भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, कालरात ने दर्द और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसी पल आसमान से एक परछाई धीरे धीरे नीचे लैंड होने लगी। कालरात और नरकेश ने ऊपर देखा तो उन्हें नजर आया कि वो 1 साल की बच्ची थी, मगर उस बच्ची के चेहरे पर ना मासूमियत थी, न कोई बच्चों जैसी प्यारी मुस्कान। उसके चेहरे पर बस बर्फ जैसे कोल्ड एक्सप्रेशंस थे। वो हवा में तैर रही थी और ऊक ओर से कालरात और नरकेश की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो इंसान नहीं, कोई फैसला सुनाने वाली हस्ती हो। आसपास के सारे अल्फा बेकाबू होकर बेरहमी से कत्लेआम कर रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उनमें से कोई भी कालरात या नरकेश पर अटैक नहीं कर रहा था। कालरात ने करिश्मा की तरफ गौर से देखा, मानो उसे स्कैन कर रहा हो, और फिर अचानक डर से कांपते हुए उसकी ओर उंगली उठाकर चिल्लाया, अल्फा लेडी! तू अल्फा लेडी है, ये कैसे हो सकता है? आफ्टर ऑल, पहले उसका करिश्मा डीप कनेक्शन रहा था। वो उसके ऑरा से अच्छी तरह वाकिफ था। भले ही इंट्रिंसिक लॉक अब रिमूव हो चुका था, लेकिन करिश्मा की वो यूनिक मौजूदगी, वो ऑरा, वो अब भी साफ साफ सेंस कर सकता था। ये कैसे हो सकता है कि वो अल्फा लेडी हो? ये नामुमकिन है ना? नरकेश को नेचुरली इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि उनके सामने खड़ी ये छोटी बच्ची अल्फा लेडी हो सकती है। गोस्लिंगनी को तो कभी वापस जिंदा किया ही नहीं जा सकता था, और उनके सामने खड़ी ये बच्ची क्लियरली एक जिंदा जीती जागती ह्यूमन थी। नरकेश, क्या तू पागल हो गया है? अल्फा लेडी के अलावा और कौन इतने सारे अल्फा को कंट्रोल कर सकता है? कौन हमारे सारे अल्फा को हमारे खिलाफ कर सकता है? और उसके शरीर से जो ऑरा मुझे सेंस हो रहा है, वो क्लियरली अल्फा लेडी का ही है। कालरात की आवाज डर से कांप रही थी। उसी पल दोनों आइस सिल्क वर्म्स रेंगते हुए बाहर आए और उनकी पीठ से ट्रांसपेरेंट विंग्स बाहर निकल आए, जिसके बाद वे उड़ते हुए अल्फा लेडी के पास पहुंच गए, जैसे उसे प्रोटेक्शन देने के लिए तैनात हों। कालरात की आंखों में अचानक समझ की एक चमक आई और उसका शरीर कांपने लगा। उसने दांत भींचते हुए कहा, अब समझ आया, अब सब समझ में आ गया। वो शाह, उसमें कोई खास एबिलिटी थी ही नहीं। वो ट्रिजर पाइनेट, वो आसानी से अल्फा किंग्स को ट्रैप कर लेना, सब कुछ एक दिखावा था आइस सिल्कवर्म्स को। असल में अल्फा लेडी ने सबमिट कराया था, वही उन्हें कंट्रोल कर रही थी, और हम ये तक नहीं समझ पाए कि उसकी स्ट्रेंथ इस लेवल तक पहुंच चुकी है। नरकेश की हालत भी ठीक नहीं थी। उसका चेहरा डर और मायूसी से भर गया, खत्म हो गया। काल रात, इस बार हम बचे नहीं सकते। हमें कभी उसे निशाना नहीं बनाना चाहिए था। अब वो बदला लेने आई है। कुमार परिवार का हर मेंबर मारा जा चुका था। अल्फा पानी की लहरों की तरह चारों तरफ से उमड़ आए थे और दोनों को बीच में घेरे हुए थे। पूरा टेंपल अल्फा के सैलाब में डूब चुका था। सिर्फ वही जगह जहां वे दोनों खड़े थे, वहां कोई अल्फा नहीं था। अभी तक तुम मौत के लायक हो। उसकी आवाज के साथ ही लहरों की तरह उमड़ते अल्फा कुमार ब्रदर्स की तरफ टूट पड़े। कालरात और नरकेश ने पूरी स्ट्रेंथ लगाकर फाइट करनी शुरू कर दी, लेकिन अल्फा की भारी तादाद के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। अनगिनत अल्फा उनके शरीर में घुसने लगे, उनके ऑर्गन और फ्लैश को पेनिट्रेट करते हुए चले गए। दिल दहला देने वाली चीखों के बीच कुमार ब्रदर्स धीरे धीरे पूरी तरह नोच खाए गए। उनका कोई अंश तक पीछे नहीं रहा, आंसू हवा में ही खड़ा रहा। जब उसने कुमार परिवार की इस ट्रैजिक स्टेट को देखा तो उसकी त्योरियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर चिंता की एक हल्की लकीर नजर आने लगी। करिश्मा का बदला लेना समझ में आता था, पर हर एक को मार देना, यह वाकई कुछ ज्यादा ही क्रूर था। जरूरी नहीं कि कुमार परिवार के हर मेंबर ने गलत किया हो, और ना ही यह तय था कि हर कोई बुरा था। आंशु को कुमार परिवार के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन उसे करिश्मा के कैरेक्टर से डर लगने लगा था।
अगर वो उसे अपने साथ रखता रहा और कभी फ्यूचर में उससे या उसके किसी करीबी से करिश्मा नाराज हो गई, तो क्या वो उनके साथ भी वही सुलूक करेगी जो उसने कुमार परिवार के साथ किया? जब तक आशु इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था, चारों तरफ फैले अल्फा धीरे धीरे बिखरने लगे। कुछ ही पलों में वहां एक भी अल्फा नहीं बचा। सिर्फ करिश्मा बची हुई थी, जो दो आइस सिल्क वर्म्स के साथ उड़ती हुई उसकी तरफ आई। आशु ने प्राइमोर्डियल गोल्ड पॉट निकाला, जो उसे वर्म प्रताप ने दिया था। दोनों आइस सिल्क वर्म्स बिना किसी हिचक के चुपचाप उसमें रेंगकर अंदर चले गए। अब जब तुम आजाद हो तो जहां जाना चाहो वहां जा सकती हो, या जो करना चाहो वो कर सकती हो, आशु ने करिश्मा से कहा। लेकिन करिश्मा ने बस आशु की तरफ देखा। बिना कुछ कहे वो साफ तौर पर बोलना जानती थी, लेकिन ना जाने क्यों उसने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या तुम्हें कहीं जाना है या कुछ करना है? आशु ने फिर से पूछा। करिश्मा ने हल्के से सिर हिला दिया। उसे तो कुमार ब्रदर्स ने पैदा होने से पहले ही एक गोस्लिंगनी में रिफाइन कर दिया था। इसी वजह से शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे कहां जाना है या वो क्या चाहती है। तो फिर मेरे साथ चलो, लेकिन अगर मेरे साथ चलना है तो कुछ कंडीशंस हैं। अगर तुम उन्हें मान सको तो मेरे साथ रह सकती हो, और अगर नहीं तो तुम्हें अपना रास्ता खुद चूज करना होगा, आशु ने करिश्मा से कहा। हालांकि करिश्मा बिना कुछ कहे आशु को देखती रही। सबसे पहली बात, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। मेरी इजाजत के बिना तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती, ना ही किसी को घायल कर सकती हो। दूसरी बात, मेरी परमिशन के बिना तुम अल्फा का इस्तेमाल करके किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तीसरी बात, तुम मुझसे रीजन कर सकती हो, लेकिन आखिर में तुम्हें मेरी बात माननी होगी। चौथी बात, दूसरों के सामने बिना वजह अपनी स्ट्रेंथ दिखाना सख्त मना है क्या? तुम ये सब कर पाओगी? आशु ने करिश्मा से पूछा। करिश्मा ने आंसू की तरफ देखा और बिना किसी झिझक के सिर हिला दिया। मगर आंसू अब भी सुनिश्चित नहीं था कि उसने वाकई में बात समझ ली है या नहीं। करिश्मा को यूं सिर हिलाते देखकर आंसू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसमें हल्की सी खुशी भी थी, लेकिन उतनी ही गहरी टेंशन भी, जिसकी वजह थी कि आंसू खुद भी नहीं जानता था कि करिश्मा को ह्यूमन कंसीडर की जा सकती है या नहीं। अगर उसमें अब भी एक गोस्टलिंग नी की तबू लिमिटेशन और हैबिट बची हुई थी, तो वो फ्यूचर में जरूर कोई बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। हालांकि इस वक्त आशु के पास कोई चारा नहीं था। उसे करिश्मा को अपने साथ वापस ले जाना ही पड़ा। इसके बाद वो करिश्मा को साथ लेकर कुछ कपड़े खरीदने गया। भले ही करिश्मा ने एक वर्ड भी नहीं कहा, लेकिन वो बेहद आज्ञाकारी थी। आशु जो भी कहता वो चुपचाप वैसा ही करती। वो एक बिल्कुल मामूली, शांत और कहना मानने वाले बच्चे जैसी लग रही थी। उसमें जरा भी वो बेरुखी नहीं दिख रही थी जो उसने कुमार परिवार को खत्म करते वक्त दिखाई थी। अरे ओ आशु, ये बच्ची कहां से उठाकर ले आए हो? समर ने सरप्राइज होकर पूछा। जब उसने आशु को एक बच्ची के साथ लौटते देखा, रास्ते में मिली आशु ने जवाब दिया। कहीं वो खो तो नहीं गई है? समर ने पूछा। नहीं, मैं एक ऐसे डायमेंशनल जोन गया था जहां अल्फा भरे हुए हैं। वहां कोई भी बच्ची को लेकर नहीं जाता, आशु ने कहा। इतनी प्यारी बच्ची को वहां छोड़ने वाला कोई कैसे इतना बेरहम हो सकता है? समर ने लड़की को कंसर्न के साथ देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे अपनाने और अपने साथ रखने का सोच रहा हूं। इतना कहकर आशु ने अल्फा पॉट निकाला और समर की तरफ बढ़ा दिया। दोनों आई सिल्कवर्म्स इसके अंदर हैं। कुमार परिवार की क्या सिचुएशन है? अल्फा पॉट को पकड़ते हुए समर ने अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ पूछा। उसे गोस्लिंग ने तबाह कर दिया। आशु ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो मंजर कुछ ज्यादा ही खौफनाक था। उनके साथ वही हुआ जिसे वो लोग डिजर्व करते थे। कौन इतने बेरहम होते हैं कि ऊपर वाले के गुस्से से भी ना डरें, किसी की जान ले लें और फिर एक अजन्मे बच्चे को पेट से निकाल लें? समर ने गुस्से में कहा। इस बच्ची का नाम क्या है? समर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। करिश्मा, ये नाम मैंने ही रखा है। जब आशु ने देखा कि समर के सिर सहलाने पर करिश्मा ने कोई अजीब रिएक्शन नहीं दिया, तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। ये कैसा नाम है? इतनी प्यारी बच्ची के लिए ऐसा नाम? तुम्हें कम से कम इसका नाम क्रेसेंट या कुछ अच्छा सा तो रखना चाहिए था। यहां तक कि आम सा प्रिया भी करिश्मा से लाख गुना बेहतर है ना? नहीं नहीं, तुम्हें इसे कोई नया नाम देना ही पड़ेगा। करिश्मा का नाम सुनते ही समर ने तुरंत सिर हिला दिया।
जब आगे चलकर उसका रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तब देखेंगे, फिलहाल तो करिश्मा को एक निकनेम ही मान लो। आंसू में वाकई नाम रखने का कोई खास हुनर नहीं था, और यही सोच सोचकर उसके सिर में दर्द होने लगा। जल्द ही कुमार परिवार के रातों रात खात्म हो जाने की खबर सबके सामने आ गई। बहुत से लोग वहां पहुंचे और पाया कि वहां अल्फा की भारी तादाद में निशान मौजूद थे, जिससे लोगों ने अंदाजा लगाया कि कुमार परिवार को अल्फा ने ही खत्म कर दिया होगा। लेकिन असल में क्या हुआ था, ये किसी को नहीं पता चला। आइजाए का नंबर 1 कुमार परिवार एक ही रात में तबाह हो गया। ये बात आइजाए की एक लेजेंड बन गई। इस पर तरह तरह की कहानियां बनाई जाने लगीं। समर ने वर्म प्रताप के साथ प्रताप परिवार जाने का प्लान बनाया ताकि अल्फा के बारे में कुछ सीख सके, लेकिन आशु ने वहीं रुकने का फैसला किया। प्राइमोडियल स्पोर की तरफ से अभी तक कोई पुख्ता खबर नहीं आई थी, तो वो और इंतजार करना चाहता था। प्राइमोडियल स्पोर ड्रैगन पर पूरी तरह पैरासाइट करने में नाकाम रहा था, लेकिन वो मरा भी नहीं था। इसीलिए आशु को समझ नहीं आ रहा था कि असल में क्या हो रहा है। उधर अरसलान भी बटरफ्लाई और म्यूट के साथ वापस महिम सिटी लौट गया। इसी दौरान विपुल ने फोन कर बताया कि उसने कॉर्प्स बग को ट्रैप करने का तरीका ढूंढ निकाला है। उसने आशु से कहा कि वो आकर कैलाबैश ले जाए। आशु फिलहाल करुणा नहीं जा सकता था, इसलिए विपुल ने अरिहंत को भेजा ताकि वो कैलाबैश उसे दे सके। आशु प्राइमोडियल स्पोर की खबर का इंतजार करता रहा और साथ ही अपनी शिकार वाली प्रोसेस भी चालू रखी। एंशिएंट स्वॉर्डन टॉम्ब और वैली ऑफ नो रिटर्न जैसे डंजन बेहतरीन थे। वहां से कई अच्छे आइटम्स ड्रॉप होते थे, इसीलिए आशु ने इन दोनों डंजन पर ज्यादा फोकस किया। इसके अलावा बाकी डंजन में मौजूद मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स और रेयर क्रिएचर्स को भी वो हर बार रिस्पॉन होते ही मौत के हवाले करना नहीं भूलता था। आशु कुछ बार वैली ऑफ नो रिटर्न की राइट साइड वाली स्नो वैली में भी गया, लेकिन हर बार जैसे ही ब्लड के रंग का अवतार वहां पहुंचता, वो फौरन मारा जाता। हवा में उड़कर जाने पर तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन तब उसे सिर्फ स्नो से ढकी वैली दिखती, वहां कोई अल्फा नहीं नजर आता। अब तक आशु समझ नहीं पाया था कि आखिर क्यों ब्लड के रंग का अवतार स्नो में घुसते ही मारा जाता है। ट्रुथ लिसनर और सुप्रीम हेल्किंग की एबिलिटीज के साथ अगर स्नो में कोई अल्फा छिपा हुआ भी है, तो वो चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, मुझे उसे कम से कम सेंस करने में तो कामयाब होना ही चाहिए। इसके अलावा हेवन ओपनिंग स्क्रिप्चर ऑफ द हाईएस्ट एल्डर की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं आया। इसका मतलब है कि ये कोई तबू पावर नहीं है। तो फिर ब्लड के रंग वाले अवतार को किसने मारा? आशु ने काफी देर तक इस पर सोच विचार किया, लेकिन स्नो वैली का राज उसे नहीं समझ पाया। आशु ने यह भी अंदाजा लगाया कि वैली ऑफ नो रिटर्न में दाखिल होने वाले ज्यादातर लोग स्नो वैली में ही मारे गए होंगे। आफ्टर ऑल, वहां जाने की हिम्मत करने वाले लोग अल्फा पालने में माहिर होते थे। वो शुरुआत के इलाकों के अल्फा से निपटने के तरीके जानते थे, लेकिन स्नो वैली ऐसी जगह नहीं थी जहां सिर्फ अल्फा की समझ से ही काम चल जाए। जब आशु गेम खेल रहा था, करिश्मा पास के स्टूल पर बैठी उसे देख रही थी। उसने कोई हंगामा नहीं किया। हालांकि करिश्मा के पास हार्ट बीट नहीं थी, फिर भी वो आम बच्चों से ज्यादा अलग नहीं थी। उसे भी ग्रो करने के लिए खाना चाहिए था, और आशु ये भी सेंस कर सकता था कि वो धीरे धीरे एक आम बच्चे की तरह ही ग्रो हो रही थी। एक रहस्यमयी दुनिया जैसी लगने वाली जगह में एक ह्यूज पैलेस मौजूद था जो एक माउंटेन की पीक पर बना था। पैलेस के टॉप पर एक बड़ा सा स्टैच्यू बना हुआ था जो किसी स्नेक या ड्रैगन की तरह नजर आता था, लेकिन असल में ना तो स्नेक था ना ही ड्रैगन। उस माउंटेन पर जो किसी हेवनली पिलर जैसा मालूम होता था, केवल एक पत्थर की सीढ़ी थी जो माउंटेन के बॉटम से डायरेक्ट पीक तक जाती थी। उसी वक्त एक व्हाइट रोब पहने हुए आदमी ने, जिसके शरीर पर लाइटनिंग बोल्ट्स द कोर्स द अबजीबोस डांस कर रहे थे, पत्थर की सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाया। युकराल, तुम डिवाइन ट्री को गार्ड करना छोड़कर यहां आ गए। क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि यह ड्रैगन गोड्स का इलाका है? यह जगह तुम्हारे जैसे मिक्स्ड ब्रीड के लिए नहीं है। क्या जिंदगी से परेशान आ चुके हो? एक मॉन्स्टर जिसका ऊपरी हिस्सा इंसान का था और नीचे स्नेक की पूंछ युगराल का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। आज से मैं ही ड्रैगन गोड्स का किंग हूं, युगराल ने काम टोन में कहा। स्नेक की पूंछ वाले उस मॉन्स्टर ने, जो पत्थर की सीढ़ियों को गार्ड कर रहा था, ऐसा ठहाका लगाया जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। उसकी हंसी की वजह से उसकी आंखों से आंसू तक निकलने लगे।
तुम सच में खुद को बहुत बड़ा समझते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मिथिकल स्टेज पर पहुंचना ही सब कुछ है? डायमेंशनल वॉर में तुम ह्यूमंस की ये मिथिकल स्टेज तो बस तोप का चारा होता है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसी स्टेज पर पहुंचकर ही कोई अलग डायमेंशंस में बिना उनके उन बैरियर से मरे जा सकता है। सिर्फ पृथ्वी जैसी एंशिएंट फोरबिडन जोन में ही मिथिकल स्टेज को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। मॉन्स्टर ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में ही बात जारी रखी। जैसे पृथ्वी के ह्यूमंस स्पेस में सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि वहां तुम्हारे लिए जरूरी ऑक्सीजन और दूसरे हालात नहीं होते। मिथिकल स्टेज पर पहुंचना सिर्फ ये दिखाता है कि तुम इंसान बिना ऑक्सीजन के माहौल में जीना सीख चुके हो। अगर कोई सांस लेना सीख ले तो जिंदा रहने की उम्मीद भी बनती है। युगराल ने जवाब दिया, उम्मीद सिर्फ नामुमकिन चीजों के लिए होती है। तुम ह्यूमंस ये नहीं समझ सकते कि ड्रैगन किंग असल में क्या है। अगर तुझ जैसा कीड़ा एंशिएंट फोरबिडन जोन से बाहर नहीं निकला होता तो तू ड्रैगन गोड्स के लिए नौकर बनने के लायक भी नहीं होता। डिवाइन ट्री को गार्ड करना तो दूर की बात है, फिर भी तू ड्रैगन किंग को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है। ये तो अपनी मौत को दावत देने जैसा है। ड्रैगन किंग को ढूंढने की जरूरत नहीं। आज मैं ही तुझे दिखाऊंगा कि असली स्ट्रेंथ क्या होती है। इतना कहते हुए उस मॉन्स्टर के शरीर से अजीब पावर उठनी शुरू हो गई। फिर उसने युगराल की तरफ हाथ बढ़ाया और अटैक कर दिया। वो टेरिफाइंग पावर एक जायंट स्नेक में ट्रांसफॉर्म होकर युगराल की तरफ बढ़ने लगी, मानो उसे निगल जाना चाहती हो। कहने के लिए ये एक हल्का सा अटैक था, लेकिन उसमें इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ की स्टेट में आए टायरेंट बेहेमोथ की स्ट्रेंथ को टक्कर दे सकता था। युगराल ने उस टेरिफाइंग स्नेक अटैक पर कोई ध्यान नहीं दिया और पत्थर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही वो जायंट स्नेक उसके सामने पहुंचा, वो अपने आप बिखर गया और पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया। तूने वाकई डायमेंशनल बैरियर को ब्रेक कर दिया, लेकिन क्या तुझे लगता है कि अब तू हमारे ड्रैगन गोड्स से फाइट करने के काबिल हो गया? क्या तू कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो गया? उस मॉन्स्टर के लहजे में एरोगेंस तो थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन सोलम हो गए थे। अब उसके चेहरे पर पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था। जैसे जैसे युगराल कदम दर कदम उसकी तरफ बढ़ता गया, उस मॉन्स्टर ने दोनों हाथ जोड़कर एक अजीब तरह की अटैकिंग पोजीशन ले ली, मानो कोई जहरीला स्नेक हो जो किसी भी पल अपने दुश्मन को निगलने के लिए तैयार हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं हमारे ड्रैगन गोड्स की असली पावर, ड्रैगन गोड डिसेंट। जैसे ही मॉन्स्टर ने यह कहा, उसके शरीर से उठती अजीब पावर अपनी लिमिट तक पहुंच गई। इसी के साथ एक खौफनाक पावर तुरंत पूरे स्पेस में फैल गई। लाइट से फॉर्म हुए जायंट स्नेक प्रलय जैसी ताकत के साथ चारों तरफ से युगराल पर टूट पड़े। बेशुमार जायंट स्नेक्स युगराल को निगल जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वो अपने आप बिखर गए और पलक झपकते ही हवा में गायब हो गए। वे उसके शरीर को छू तक नहीं सके, मानो उसके शरीर को किसी डीएटी की प्रोटेक्शन मिली हुई हो। ये कैसे मुमकिन है? मॉन्स्टर सकते में आ गया जब उसने देखा कि उसकी ड्रैगन गोड डिसेंट, जिसे उसने अपनी पूरी पावर के साथ अनलीश्ड किया था, वो युगराल के कपड़ों तक को छू नहीं सका। जहां तक युगराल की बात है, वो अब उससे 3 मीटर से भी कम दूरी पर था। माउंटेन के टॉप की तरफ जाती पत्थर की सीढ़ियां अब बस उसके सामने थीं। ड्रैगन ऐसे नहीं होते। युगराल ने एक नजर मॉन्स्टर पर डाली और धीरे से अपना हाथ हवा में लहराया। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे कोई इनविजिबल हाथ मॉन्स्टर के शरीर को पकड़कर जमीन से उड़ा ले गया। उसका शरीर कटी हुई पतंग की तरह पत्थर की दीवार से जा टकराया और जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया। उसके शरीर की बोन्स मानो चटक गई हों और वो पूरा खून से लथपथ था। उसने कुछ बार उठने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। बस मुंह से खून का एक बड़ा घूंट उगल पाया। तू तू कैलेमिटी ग्रेड पर पहुंच गया। मॉन्स्टर ने युगराल की तरफ ऐसे देखा जैसे किसी घोस्ट को देख लिया हो। उसकी आंखों में खौफ और डिसबिलीफ साफ झलक रहा था। युगराल को मिथिकल स्टेज पर पहुंचे अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। उसने 6 होली टेम्पल्स की पावर का इस्तेमाल करके डायमेंशनल बैरियर को ब्रेक किया था और डायमेंशनल जोन में दाखिल हुआ था। वहां उसे आसमान से गिरती हुई लाइटनिंग की पनिशमेंट भी झेलनी पड़ी थी, लेकिन इन सब के बावजूद उसने इतनी जल्दी कैलामिटी ग्रेड में ब्रेक थ्रू कर लिया था। ये किसी सदमे से कम नहीं था। यहां तक कि ऑक्टोकाइंड, जो जन्म से ही मिथिकल होते हैं, उनके बीच भी शायद ही कोई इतनी जल्दी कैलामिटी ग्रेड पर पहुंच पाया हो। लेकिन युगराल ने एक शब्द तक नहीं कहा। वो बस चुपचाप पत्थर की सीढ़ियां चढ़ता हुआ ड्रैगन गोड टेम्पल की तरफ बढ़ गया। चाहे तुम कैलामिटी ग्रेड में पहुंच भी गए हो,
लेकिन ड्रैगन किंग जैसी माइटी हस्ती के सामने तुम अब भी सिर्फ एक चींटी भर हो। वो मॉन्स्टर गुर्राया। उसे कोई जवाब नहीं मिला। आशु बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि प्राइमोर्डियल स्पोर कामयाब हुआ या नहीं, क्योंकि वो बहुत दूर था। इसलिए आशु उसे खुद से वापस नहीं बुला सकता था। ये लाचारी और दूरी उसे अंदर तक खाई जा रही थी और वो एंक्शस हो रहा था। लग रहा है कि अब मुझे ड्रैगन कॉर्प्स रिवर की तरफ एक और चक्कर लगाना ही पड़ेगा और खुद जाकर ड्रैगन किंग अल्फा को ढूंढना होगा, चाहे मैं उसे पैरासाइट करने में कामयाब हो पाऊं या नहीं। मुझे प्राइमोर्डियल स्पोर हर हाल में वापस लेना ही होगा। ताई सुई, चूजे और करिश्मा उसके साथ थे, इसीलिए आशु को अल्फा से कोई खतरा नहीं था। उसने तय कर लिया था कि इस बार खुद ही ड्रैगन कॉर्प्स रिवर जाएगा। आशु उस परिवार को नहीं जानता था जो खास किस्म की बोट बनाता था, और न ही उसका इरादा था कि वो भारी रकम खर्च करके कोई स्पेशल बोट खरीदे। उसने एक मामूली स्पीड बोट खरीदी और उसे ड्रैगन कॉर्प्स रिवर तक ट्रांसपोर्ट करवा लिया। दोस्त, तुम ड्रैगन कॉर्प्स रिवर में स्पीड बोट लेकर क्यों आए हो? एक आदमी जो अल्फा कैप्चर करने के लिए पहले से वहां मौजूद था, आशु की स्पीड बोट को देखकर हैरानी से पूछ बैठा। रिवर में उतरने और अल्फा पकड़ने के लिए आशु ने कैजुअल टोन में जवाब दिया। उस आदमी ने आशु को सर से पांव तक देखा और फिर शक के साथ पूछा, दोस्त, तुम कहीं दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट से तो नहीं हो? मैं कुछ दिन पहले ही आइजाइनल आया हूं। आशु ने ईमानदारी से जवाब दिया। तो फिर कोई ताज्जुब नहीं, उस आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा। शायद तुम्हें ड्रैगन कॉर्प्स रिवर के तबूज नहीं पता। जब आम बोट रिवर में उतरती हैं तो उन पर अल्फा अटैक कर देते हैं। तुम्हें पहले एक खास अल्फा प्रूफ बोट लेनी चाहिए। मामूली अल्फा शायद मेरी बोट पर अटैक न करें, आशु ने कहा, और फिर करिश्मा को उठाकर स्पीड बोट पर चढ़ गया। उसने बोट का इंजन स्टार्ट किया और सीधा ड्रैगन कॉर्प्स रिवर की तरफ बढ़ चला। उस आदमी ने अपने पास खड़े डिसाइपल से कहा, यह लड़का तो पागल ही हो गया है। देखो, सीधे स्पीड बोट लेकर ड्रैगन कॉर्प्स रिवर में एंटर हो गया। इंजन भले ही इस रिवर में बंद ना हो, लेकिन ड्रैगन कॉर्प्स रिवर में रहने वाले अल्फा इंजन की आवाज से खींचे चले आते हैं। वो इंजन के अंदर घुसकर उसे खराब कर देंगे और फिर उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और तो और एक बच्ची को भी साथ ले आया है। कोई उम्मीद नहीं इस बंदे से। ये तो साफ तौर पर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से है और बहुत घमंडी लगता है। अगर मरना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? डिसाइपल ने होंठ काटते हुए कहा। आंसू स्पीडबोट का स्टीयरिंग संभाल रहा था, जबकि चूजा और ताई सुई बोट के दोनों किनारों पर खड़े थे। रही बात करिश्मा की, तो वो आंसू के पास बैठी हुई थी और क्यूरियस होकर ड्रैगन कॉर्प्स रिवर का नजारा देख रही हुई थी। ड्रैगन कॉर्प्स रिवर में मौजूद अल्फा चूजे के ऑरा को सेंस करके स्पीडबोट के पास आने की हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन तभी करिश्मा ने हल्के से हाथ हिलाया और कुछ अल्फा उसकी तरफ खींचते हुए स्पीड बोट के पास आ गए। वो बोट के किनारे किनारे तैरते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे उसकी हिफाजत कर रहे हों। अब जबकि मुझे कैलाबैश वापस मिल चुका है, क्या मुझे करिश्मा की मदद से कुछ अल्फा को सबड्यू कर लेना चाहिए? आशु ने मन ही मन सोचा। हालांकि आम अल्फा में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर उसे वाकई कोई सबड्यू करना होता तो वो कम से कम आइस सिल्क वर्म्स के लेवल का होता, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो सबसे अच्छा यही होता कि वो ड्रैगन किंग अल्फा को ही सबड्यू कर पाता। स्पीड बोट वुडन बोट की कंपैरिजन में कहीं ज्यादा तेज थी और रिवर के सरफेस पर बिजली की तरह दौड़ रही थी। जैसे जैसे आंसू आगे बढ़ रहा था, उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो प्राइमोर्डियल स्पोर के और करीब पहुंच रहा है, जिसे प्रूफ करने के लिए उससे जुड़ा कनेक्शन हर पल और भी स्ट्रांग होता जा रहा था। जहां अल्फा पालने वालों के लिए ड्रैगन कॉर्प्स रिवर किसी हेल से कम नहीं थी, वहीं आशु के लिए यह सब कुछ भी नहीं था। वो बिना किसी झिझक के तेजी से आगे बढ़ रहा था और जल्द ही उसे प्राइमोर्डियल स्पोर की एक्यूरेट लोकेशन का एहसास हो गया। उसे सेंस हुआ कि प्राइमोर्डियल स्पोर उसकी बोट के ठीक नीचे है, और साथ ही एक और मैसिव क्रिएचर भी वहीं था, जो कोई और नहीं, ताई सुई का दोस्त ड्रैगन किंग अल्फा था, क्योंकि वे बहुत करीब थे। आशु को सब कुछ और भी क्लियरली सेंस होने लगा। प्राइमोर्डियल स्पोर लगातार कोशिश कर रहा था कि वो ड्रैगन किंग अल्फा के शरीर पर पैरासाइट करके उसे पूरी तरह कंट्रोल कर ले। लेकिन ड्रैगन किंग अल्फा कोई मामूली मिथिकल क्रिएचर नहीं था। उसका शरीर तो जैसे किसी एक तरफा ठोस चीज का बना हो, लेकिन उसकी आत्मा वो एक नहीं, अनगिनत आत्माओं का कॉन्डेंसेशन थी,
इसीलिए प्राइमोर्डियल स्पोर जब उसकी आत्मा पर पैरासाइट करने की कोशिश करता तो वो केवल कुछ हिस्सों पर ही कंट्रोल पा पाता, चाहे वो किसी भी हिस्से पर पैरासाइट करे। वो कभी भी ड्रैगन किंग अल्फा को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता, और यही वजह थी कि वहां अब एक अजीब सा डेडलॉक बना हुआ था, एक ऐसा बैलेंस जिसे तोड़ा नहीं जा रहा था। किसी एक आत्मा को पैरासाइट करना तो आसान था, लेकिन ड्रैगन किंग अल्फा को पूरी तरह कंट्रोल करना नामुमकिन था। जब तक प्राइमोर्डियल स्पोर खुद को हजारों छोटे छोटे स्पोर में बांटकर हर हिस्से में एक साथ पैरासाइट ना करे, तब तक वो ड्रैगन किंग अल्फा को ट्रूली कंट्रोल नहीं कर सकता था। करिश्मा, क्या तुम नीचे मौजूद ड्रैगन किंग अल्फा को कंट्रोल कर सकती हो? आशु ने उम्मीद भरी नजरों से करिश्मा से पूछा, लेकिन करिश्मा ने धीरे से सिर हिलाया। वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती थी। क्या ये इसीलिए है क्योंकि वो बहुत पावरफुल है? आशु ने फिर पूछा। हालांकि करिश्मा के पास अल्फा को कंट्रोल करने की एबिलिटी थी, लेकिन उसकी भी एक लिमिट थी। और ड्रैगन किंग अल्फा तो पहले से ही एक टोप नोच मिथिकल क्रिएचर था, इसलिए ये बात बिल्कुल नॉर्मल थी कि करिश्मा सिर्फ अपने मन के जोर से उसे काबू में ना कर सके। पर हैरानी की बात यह थी कि करिश्मा ने फिर से सिर हिलाया, लेकिन इस बार उसने पहली बार बोलकर जवाब दिया, कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तुम्हारा मतलब है कि तुम अल्फा को इसलिए कंट्रोल कर पाती हो क्योंकि तुम उनसे कम्युनिकेट कर पाती हो, और जिनसे कम्युनिकेशन नहीं हो सकता या जो कोनॉपरेट करने को तैयार नहीं होते, उन्हें तुम कंट्रोल नहीं कर पाती। आशु को एकदम से करिश्मा की एबिलिटी का असली नेचर समझ में आ गया। करिश्मा ने सिर हिलाकर कंफर्म किया। देखकर लग रहा था कि आशु का अंदाजा बिल्कुल सही था। लेकिन ना जाने क्यों करिश्मा और ड्रैगन किंग अल्फा के बीच कोई कम्युनिकेशन बन ही नहीं पा रहा था। इस वजह से करिश्मा की एबिलिटी से ड्रैगन किंग अल्फा को सबड्यू करने की आशा चकनाचूर हो गई। क्या कोई और तरीका हो सकता है? आशु ने दिमाग दौड़ाया, लेकिन कोई अच्छा सोल्यूशन उसके दिमाग में नहीं आया। अगर वो ताई सुई को मछली में बदलकर रिवर में भेज भी देता तो वो ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन किंग अल्फा के शरीर का कुछ पोर्शन ही खा सकता था। उसे पूरी तरह खत्म कर पाना नामुमकिन था। ये सोचते ही आशु के दिल में एक आइडिया फ्लैश हुआ। जब मैं इसे सबड्यू नहीं कर सकता, तो क्या इसे कैलाबैश में स्टोर कर सकता हूं? अगर मैं इसे कैलाबैश में स्टोर कर लूं तो चाहे इसका इस्तेमाल ना भी कर पाऊं, मैं इसे ताइसुई को खिला तो सकता हूं। लेकिन इतना विशालकाय ड्रैगन किंग अल्फा कैसे स्टोर होगा कैलाबैश में? जब से आशु ने उस कैलाबैश को वाइन से तोड़ा था, तब से उसमें इनिशिएटिव होकर अल्फा को स्टोर करने की पावर नहीं रही थी। हाँ, अल्फा अगर खुद से अंदर जाए तो कैलाबैश उन्हें रोकता नहीं था, लेकिन वो अंदर जाने के लिए खुद पहल भी नहीं करते थे। आशु ने सोचा, लगता है अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, इसे मजबूर किया जाए। यानी इसे ऐसी सिचुएशन में पहुंचा दिया जाए जहां इसके पास और कोई चॉइस ना बचे। उसने ट्रूथ लिसनर की एबिलिटी का इस्तेमाल करके रिवर के नीचे का पूरा टेरेन स्कैन किया ताकि वो एक सूटेबल लोकेशन चूज कर सके। इसके बाद आशु ने ताई सुई को बुलाया। आशु ने पहले ताई सुई को अपनी मिमिकिंग एबिलिटी से एक बेहद छोटे एंसिएंट टैडपोल में ट्रांसफॉर्म होने को कहा। हालांकि ताई सुई जिस एंसिएंट टैडपोल में ट्रांसफॉर्म हुआ था, वो असली एंसिएंट टैडपोल से बिल्कुल मिलता जुलता था, मगर उसका कलर व्हाइट था, जो उसे थोड़ा अलग बना रहा था। आशु ने उसे धीरे से रिवर में उतारा और ताई सुई अब एक व्हाइट टैडपोल की फॉर्म में रिवर की गहराइयों की ओर तैरने लगा। आशु ने खुद डीमन ब्लड ट्रू ड्रैगन से फॉर्म हुआ ड्रैगन स्केल कवच पहन लिया। साथ ही उसने इनविजिबिलिटी रोब भी बुलाकर पहन लिया और कैलाबैश के साथ रिवर के रास्ते नीचे उतर गया। लेकिन इस बार वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा था। ड्रैगन किंग अल्फा ने पहले ताइसुई के हाथों बहुत कुछ सहा था। अगर वो उसे देख लेता तो जरूर डर जाता। लेकिन अब ताइसुई की अपीयरेंस पहले जैसी नहीं थी। पहले वो एक चूजे की फॉर्म में था, मगर अब वो एक एंशिएंट टैडपोल बन चुका था। इसी वजह से ड्रैगन किंग अल्फा उसे पहचान नहीं पाया। जब उसने देखा कि एक टैडपोल उसकी तरफ बढ़ने की हिम्मत कर रहा है, तो उसने अपनी स्ट्रेंथ अनलीश की और ताई सुई को निगल गया। जैसे ही ताई सुई उसके शरीर में एंटर हुआ, उसने तुरंत इधर उधर बाइट करना शुरू कर दिया और ड्रैगन किंग अल्फा के शरीर को चबाकर निगलने लगा। जब ड्रैगन किंग अल्फा को एहसास हुआ कि जो टैडपोल उसने निगला था वो मरा नहीं है, बल्कि अब भी उसके शरीर को अंदर से खा रहा है, तो वो घबरा गया और उसकी आंखें अपनी हद तक चौड़ी हो गईं।
अब वो बस ताई सुई को अपने शरीर से बाहर निकालना चाहता था। ड्रैगन किंग अल्फा कोई असली ड्रैगन नहीं था, बल्कि अनगिनत छोटे छोटे अल्फा से मिलकर बना हुआ था। वो अपने शरीर पर पूरी तरह कंट्रोल रखता था। इसीलिए उसने अपने पेट में एक होल बनाया और ताई सुई को वहीं से बाहर फेंक दिया। जब वो उसका शरीर खा रहा था, बाहर आते ही ताई सुई ने अपनी मिमिक्री एबिलिटी का इस्तेमाल किया और खुद को ड्रैगन किंग अल्फा की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब रिवर की गहराई में दो दो ड्रैगन किंग अल्फा दिखाई दे रहे थे और ये बताना लगभग नामुमकिन था कि असली कौन है। हालांकि असली ड्रैगन किंग अल्फा कलर चेंज कर सकता था, जबकि ताई सुई पूरी तरह व्हाइट ही बना रहा। जो लोग इसकी जानकारी रखते थे वो फर्क आसानी से समझ सकते थे। अनफॉर्चुनेटली ताई सुई की मिमिक्री एबिलिटी बस सुपरफिशियल थी। चाहे वो जितना भी बड़ा और डरावना बन जाए, उसकी स्ट्रेंथ अब भी बहुत वीक थी। उसमें ड्रैगन किंग अल्फा की एबिलिटीज नहीं थीं। सिर्फ उसका लुक थोड़ा ज्यादा खौफनाक लग रहा था। लेकिन ड्रैगन किंग अल्फा बुरी तरह डर गया था। ताई सुई तो शुरू से ही उसका नेचुरल दुश्मन यानी कि नेमिसिस रहा था। अब जब वो इतना विशालकाय रूप ले चुका था, तो ड्रैगन किंग अल्फा को डर था कि कहीं ताई सुई उसे ही ना निगल जाए। इसी डर से वो तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। ताई सुई की स्पीड ड्रैगन किंग अल्फा के मुकाबले काफी धीमी थी, इसलिए वो सिर्फ धीरे धीरे उसका पीछा कर पा रहा था। ड्रैगन किंग अल्फा की शक्ल में दिखने का कोई फायदा नहीं था और ना ही उसमें उसके जैसी स्पीड थी, इसलिए वो उसके करीब भी नहीं पहुंच सका। ड्रैगन किंग अल्फा सच में घबरा गया था। वो हड़बड़ी में भाग रहा था, बस यही चाहता था कि ताई सुई से जितना हो सके उतनी दूरी बना ले। आशु ने प्राइमोर्डियल स्पोर का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन किंग अल्फा की आत्मा के एक हिस्से को कंट्रोल किया, जिससे उसकी सोच पर थोड़ा असर पड़ा और उसके भागने की डायरेक्शन पर पार्शियल कंट्रोल बन गया। ड्रैगन किंग अल्फा ने सही डायरेक्शन चूज की थी। आशु बस ये पक्का कर रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही चलता रहे। वो रिवर के बॉटम में एक संकरी सी दरार के पास इनविजिबिलिटी में खड़ा था और ड्रैगन किंग अल्फा को अपनी ओर आते हुए देख रहा था। जैसे ही ड्रैगन किंग अल्फा पास पहुंचा, आशु ने अचानक इनविजिबिलिटी रोब के नीचे से कैलाबैश निकाला और उसका मुंह खोल दिया। ड्रैगन किंग अल्फा सीधा कैलाबैश से टकरा गया और उसका आधा सिर अंदर घुस गया। आशु को पहले डर था कि ड्रैगन किंग अल्फा कहीं फोर्सफुली रेसिस्ट ना करे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब ड्रैगन किंग अल्फा ने कैलाबैश के अंदर का स्पेस डिस्कवर किया, तो वो खुद ही और अंदर जाने लगा। थोड़ी ही देर में उसका पूरा शरीर कैलाबैश के अंदर स्टोर हो गया, जिसके बाद आशु ने तुरंत अपनी प्राइमोर्डियल एनर्जी वापस लेकर कैलाबैश का पोर्टल बंद कर दिया और ड्रैगन किंग अल्फा वहीं अंदर कैद रह गया। ड्रैगन किंग अल्फा के अंदर से बाहर आने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। जब उसने देखा कि ताई सुई उसका पीछा नहीं कर रहा, तो वो कैलाबैश के अंदर ही शांतिपूर्वक कुंडली मारकर बैठ गया। आंसू को यह सब इतनी आसानी से हो जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी, और जब उसने ताई सुई को अपनी ओर तैरते देखा तो उसके मन में थोड़ी दिलचस्पी जगी। वो ताई सुई की पीठ पर सवार हुआ और उसे साथ लेकर पानी से बाहर निकल गया। वो लोग जिनसे आते वक्त उसकी मुलाकात हुई थी पास ही थे। उन्होंने देखा कि आंसू की स्पीड बोट अब भी रिवर के किनारे खड़ी थी। लड़की अब भी उसी पर बैठी थी, लेकिन आंसू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें गुने लगा कि शायद आंसू मारा गया है और वो लड़की को रेस्क्यू करने ही वाले थे कि तभी एक जोरदार छपाक की आवाज आई। मैंने पहले ही उस लड़के को वार्न किया था कि स्पीड बोट को ड्रैगन कॉर्प्स रिवर में मत ले जाना, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। अब तो लगता है कि वो मर गया पल्सिस। वो छोटी बच्ची तो किस्मत वाली है जो अब तक जिंदा है, लेकिन अपने परिवार के बिना इतनी छोटी उम्र में वो कैसे सरवाइव करेगी? कितना बड़ा पाप है। ये आदमी ने कहते हुए दौड़कर मदद करने की कोशिश की ही थी कि तभी अचानक पानी से एक विशालकाय क्रिएचर बाहर निकला। अरे बाप रे, ड्रैगन किंग अल्फा! वो ड्रैगन किंग अल्फा है। जैसे ही वो विशालकाय क्रिएचर अपीयर हुआ, आदमी और उसका डिसाइपल दोनों कांप उठे डर के मारे। उनकी तो भागने की भी सुध नहीं रही। उनके पैर ऐसे कांपे कि हिल तक नहीं सके, और होते भी क्यों ना, क्योंकि जो लोग अल्फा पालते हैं उनके लिए ड्रैगन किंग अल्फा तो एक गोड जैसा एग्जिस्टेंस होता है, एरिक्स होता रहा किस उस में। लेकिन इस पल उन्होंने देखा कि ड्रैगन किंग अल्फा ने अपना सिर स्पीड बोट की डायरेक्शन में झुका दिया। वो लड़की तो अब गई काम से सबके मन में यही ख्याल आया कि ड्रैगन किंग अल्फा उस बच्ची को खा जाएगा। मगर उनकी हैरानी की हद तब पार हो गई जब ड्रैगन किंग अल्फा ने जैसे ही अपना सिर झुकाया, उन्होंने देखा कि कोई इंसान उसके सिर पर खड़ा था।
वो आदमी ड्रैगन किंग अल्फा के सिर से कूदकर सीधे बोट में उतर गया। वो लोगों का ग्रुप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। कोई इंसान इतनी हिम्मत कर कैसे सकता है कि ड्रैगन किंग अल्फा के सिर पर खड़ा हो? ऊपर से ड्रैगन कॉर्प्स रिवर का पानी मामूली नहीं था। इंसानों के लिए वो पानी छूना तक खतरनाक था। ऐसा कहा जाता था कि अगर इंसान उस पानी के कांटेक्ट में आ जाए तो उसके जोम्बी में बदल जाने का खतरा होता था। लेकिन ये इंसान तो खुद ड्रैगन किंग अल्फा के साथ उस रिवर से बाहर आया था। ये तो ऑब्वियस था कि उसका पूरा शरीर उस पानी से होकर गुजरा है। फिर जब उन्होंने इस इंसान को आइडेंटिफाई किया तो उनके होश और भी जरा उड़ गए। ये तो वही नौजवान था जिसे उन्होंने पहले देखा था। हैरानी की बात यह थी कि उसे जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ था। और तो और उसने तो ड्रैगन किंग अल्फा के सिर पर हाथ तक फेर दिया, जैसे अपने किसी पालतू जानवर को प्यार से शांत कर रहा हो। हे ऊपर वाले, क्या ये कोई अल्फा गोड का अवतार है? ड्रैगन किंग अल्फा कैसे किसी इंसान को अपने इतने ऑनरेबल सिर को छूने दे सकता है? हर कोई सन्न रह गया। आंसू ने भी उन्हें देख लिया था और उसने ताई सुई को इशारा किया कि वो वापस रिवर में चला जाए। इसके बाद ताई सुई फिर से रिवर की गहराई में जाकर एक एंशिएंट टैडपोल में ट्रांसफॉर्म हो चुका था और अब स्पीड बोट के साथ साथ बहते हुए रिवर के पानी के नीचे चल रहा था। आशु ने स्पीड बोट स्टार्ट की, जिससे पानी में एक लंबी लहर उठी और बोट ड्रैगन कॉर्प्स रिवर के एग्जिट की तरफ बढ़ने लगी। अल्फा गैड, वो जरूर अल्फा गॉड ही होगा। एक आदमी ने चौंकते हुए स्पीड बोट को जाते देखा और खुद से बड़बड़ाया। इंसान कैसे ड्रैगन किंग अल्फा के साथ इस तरह पेश आ सकता है, जैसे वो उसका पेट हो? ऐसा सिर्फ कोई घोड़ कर सकता है, और वो जरूर अल्फा गॉड है। उस दिन के बाद ड्रैगन कॉर्प्स रिवर के इर्द गिर्द ड्रैगन किंग अल्फा और अल्फा गॉड की कहानियां फैलने लगीं। किसी ने तो ड्रैगन कॉर्प्स रिवर के पास अल्फा गॉड का एक स्टैच्यू तक बना डाला। उस स्टैच्यू में एक रहस्यमयी नौजवान एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़े ड्रैगन किंग अल्फा के सिर पर खड़ा था, जैसे वो ड्रैगन की सवारी करके उड़ान भरने ही वाला हो। धीरे धीरे अल्फा गॉड की कहानी को मानने वालों की तादाद बढ़ती गई, खासकर उन लोगों में जो अल्फा पालते थे साउथ डिस्ट्रिक्ट में। तो कई लोग अल्फा गॉड की वर्शिप करने लगे। लेकिन ये सब बहुत आगे की, यानी फ्यूचर की बात थी। ड्रैगन किंग अल्फा को ड्रैगन कॉर्प्स रिवर से बाहर निकालने के बाद आशु करुणा की तरफ निकल पड़ा। वहां विपुल से मिलने के बाद वो वापस महिम सिटी की तरफ रवाना हो गया। हालांकि इस बार म्यूट साथ नहीं था रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन आशु पहले ही पूरा रूट याद कर चुका था। उसके साथ चूजा, ताई सुई और करिश्मा भी थे, इसलिए सफर के दौरान उसे कोई खतरा नहीं हुआ। वापसी के रास्ते में आशु लगातार एंशिएंट स्प्लिटिंग टैडपोल की फ्यूजन की प्रॉब्लम को स्टडी करता रहा। उसका आइडियल कॉम्बिनेशन था एंशिएंट स्प्लिटिंग टैडपोल और प्राइमोडियल स्पोर का फ्यूजन। अगर वो ऐसा प्राइमोडियल स्पोर बना पाता जो स्प्लिट भी कर सकता हो, तो वो वाकई में इनविंसिबल हो जाता। लेकिन दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी बहुत कम थी, 20% भी नहीं। ऊपर से फ्यूजन के बाद क्या रिजल्ट होगा, यह भी तय नहीं था। इसलिए वो रिस्क लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आशु ने अपने कुछ मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स को एंशिएंट स्प्लिटिंग टैडपोल के साथ मैच करके देखा, लेकिन पाया कि उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत ही कम थी। सिर्फ एक ताई सुई के साथ कंपैटिबिलिटी थोड़ी बेहतर थी, करीब 69 तक। इसने आशु को और भी ज्यादा डरा दिया। हालांकि कंपैटिबिलिटी हाई थी, लेकिन ताई सुई में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिस्ट्रेन करने की यूनिक एबिलिटी थी। यहां तक कि ड्रैगन किंग अल्फा भी उससे डरता था। अगर फ्यूजन के बाद ये एबिलिटी गायब हो गई तो पूरी चीज बेकार हो जाती। क्या वाकई कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है? आशु ने कुछ रेयर एपिक कंपेनियन बीस्ट्स को भी एंशिएंट स्प्लिटिंग टैडपोल के साथ मैच करने की कोशिश की, लेकिन उनमें भी कंपैटिबिलिटी हाई नहीं निकली। सिर्फ एक फी एंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल थोड़ी ज्यादा कंपैटिबिलिटी रखता था। ये बीस्ट इतना अजीब क्यों है जिनके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी हाई है? वो खुद बहुत स्ट्रेंज कंपेनियन बीस्ट्स हैं, आशु ने सोचा। फिलहाल रुक जाना चाहिए। अगर आगे चलकर कोई और ऑप्शन नहीं मिला तो फेंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल के साथ फ्यूजन ट्राई कर लूंगा, थोड़ा डिप्रेस्ड होकर। आशु ने एंशिएंट स्प्लिटिंग टैडपोल के फ्यूजन का आइडिया फिलहाल के लिए अपने दिमाग के पिछले हिस्से में फेंक दिया। असल में इन दिनों आशु ने ज्यादा गेमिंग भी नहीं की थी, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कैओस को स्टडी करने में बिजी था। उसे उम्मीद थी कि वो अपनी कैओसिक लाइफ सोल को परफेक्ट बॉडी में एडवांस कर सकेगा। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ कैओस कुछ कुछ गॉड स्लेयर मंत्रा जैसा था, एक ऐसी प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट जो मेनली प्राइमोडियल एनर्जी एट्रीब्यूट को एनहांस करती थी।
आशु इसे ट्राई करना चाहता था ताकि देख सके कि अगर उसका केओस एक परफेक्ट बॉडी में एडवांस हो जाए तो क्या उसका प्राइमोडियल एनर्जी स्टैट 41 पॉइंट्स पर पहुंच सकता है। अपनी स्टडी के दौरान आशु ने केओस एक के कुछ यूज करने लायक तरीके ढूंढ निकाले। इसका डिफेंस वाकई बेहद स्ट्रांग था। भले ही ये अभी सिर्फ प्राइमोडियल बॉडी लेवल पर ही था, लेकिन इसका डिफेंस किसी मामूली मिथिकल क्रिएचर के बराबर का था। आशु ने लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्डेंट से केओस एग पर स्लैश किया और 2 स्लैश करने के बाद ही उस पर हल्का निशान पड़ा। लेकिन अगर वो गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता तो एक ही स्लैश में उसे स्लाइस कर सकता था। लेकिन इतना भी काफी इंप्रेसिव था क्योंकि आखिर ये अभी सिर्फ प्राइमोडियल बॉडी पर था। अगर ये परफेक्ट बॉडी में एडवांस हो गया तो शायद मिथिकल अटैक भी विथस्टैंड कर सकता था। वो बिना किसी इंजरी के साथ ही आशु को यह भी पता चला कि वो केओस एग के अंदर रहने पर बहुत तेजी से अपने जख्मों को रिकवर कर सकता है और अपनी प्राइमोडियल एनर्जी भी रिस्टोर कर सकता है, जैसे ये कोई हाई लेवल रिकवरी डिवाइस हो। बस एक खामी थी, केओस एग के पास कोई भी ऑफेंसिव एबिलिटी नहीं थी। उसका रोल सिर्फ डिफेंस और सेल्फ हीलिंग तक ही लिमिटेड था, क्योंकि केओस एग की एबिलिटी कुछ हद तक समर की लाइफ सोल जैसी लग रही थी। ये सोचकर आशु के माइंड में सवाल आया कि क्या केओस एग को परफेक्ट बॉडी में इवोल्व करने के लिए पहले उसे शैटर करना पड़ेगा। इसी ख्याल के साथ उसने कुछ बार केओस एग को डैमेज करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो तुरंत हील हो जाता, बिना किसी तरह की स्ट्रेंथ इंक्रीज हुए। लेकिन एक अजीब बात जरूर हुई, जब भी केओस एग उसकी बॉडी को हील करता तो खुद थोड़ा और स्ट्रांग होता चला जाता। ये कैसे हो सकता है? क्या वाकई में ये अंडा सिर्फ मेरे जख्मों को हील करने के बाद ही इवोल्व हो सकता है? क्या इसका मतलब है कि मुझे बेवजह पिटना पड़ेगा? आंसू इस कंक्लूजन पर पहुंचकर बुरी तरह डिप्रेस हो गया। लेकिन हकीकत ने साबित कर दिया कि केओस एक सच में तब स्ट्रांग हो रहा था जब वो उसके शरीर को हील करता था। इसके अलावा केओस एक बहुत अजीब था। ये सिर्फ तब स्ट्रांग होता था जब उसने आंसू के अलग अलग तरह के जख्मों को हील किया हो। अगर जख्म एक जैसे होते तो भले ही वो आंसू को हील कर देता, लेकिन खुद स्ट्रांग नहीं होता। मुझे खुद ही चूज करना पड़ेगा कि मुझे किस स्टाइल में पीटा जाए। क्या ये लाइफ सोल वाकई इतना सड़ चुकी है? आशु इतना डिप्रेस हो गया था कि उसने इस प्राइमोर्डियल एनर्जी आर्ट पर गिव अप करने की सोच ली। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं मिला। मजबूरी में उसने गेम के अंदर अलग अलग तरह के जख्म खाने की कोशिश शुरू की ताकि केओसिक उसे हील करके खुद को स्ट्रांग बना सके। धीरे धीरे केओसिक स्ट्रांग होता गया। जब तक आशु महिम सिटी लौटा, केओसिक ने ऑलरेडी ही इवोल्फ्रेड बेंडी में इवोल्व होने के साइंस शो करने शुरू कर दिए थे। छोटे आशु, क्या तुम किसी नाजायज बेटी को लेकर लौटे हो? क्या मैं दादी बनने वाली हूं? आशु के महिम सिटी लौटने के कुछ ही देर बाद अवंतिका अचानक उससे मिलने आ गई। जब उसने सोफे पर बैठी करिश्मा को देखा और हैरानी भरी खुशी के साथ ये कहा, आशु का चेहरा काला पड़ गया और उसने सफाई दी, मैं किसी नाजायज बेटी को क्यों लाऊंगा? मैं उसे रास्ते से उठा लाया हूं। रास्ते से उठाया? मुझे तो लगा वो तुम्हारी बेटी है। मैंने तो सोच लिया था कि अब जिंदगी और मजेदार हो जाएगी। अवंतिका बुरी तरह मायूस हो गई, जैसे वो चाहती हो कि आंसू के 10 नाजायज बच्चे हों। अगर आपको बच्चे इतने पसंद हैं तो खुद एक अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेती? आशु ने कहा। अवंतिका ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया, मेरे 2 बेटे और एक बेटी हैं। अगर मैं खुद कोई ग्रैंड चाइल्ड अडॉप्ट कर लूं तो सोचो कितनी शर्म की बात होगी। वो लड़का रोशन तो पूरा फेलियर है, उसे तो सिर्फ हर दिन काम करना आता है, पार्टनर तक नहीं है उसकी। अब सारी उम्मीद तुम और छोटी नेहा पर है। रोशन जैसे मत बन जाना, जल्दी कोई बीवी ढूंढो और मुझे एक पोता दे दो। खेलने के लिए सिस अवंतिका, मैं अभी सिर्फ सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूं। इतनी जल्दी किस बात की? आशु पूरी तरह से निरुत्तर रह गया। क्यों नहीं, स्कूल की लड़कियां सबसे ज्यादा सीधी सादी होती हैं। अगर तुम उन्हें भी पटा नहीं पाए तो आगे चलकर तुम्हारे लिए पार्टनर ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा, अवंतिका ने कहा। मिया, आशु के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। खैर, सोच लो इस बारे में। मुझे तो वो महक काफी अच्छी लगती है, लेकिन अफसोस वो तो आगे चलकर खान परिवार की अगली लीडर बनेगी। उसके लिए फैमिली से बाहर शादी करना नामुमकिन है। वैसे तुम्हारी एक फीमेल क्लासमेट थी ना, गाइड हाई स्कूल में, जो तुम्हारे साथ ही एडमिट हुई थी। नाम है समायरा, है ना? मुझे तो वो भी काफी प्यारी लगती है। उसके हिप्स काफी बड़े हैं। अच्छी फर्टिलिटी की निशानी है सिस अवंतिका, ये लीजिए। चाय आशु ने जल्दी से एक कप चाय भरकर अवंतिका की तरफ बढ़ाया
तब जाकर किसी तरह उसने आंसू की टांग खींचनी बंद की। अवंतिका ने एक चाय का एक घूंट लिया और सामने बैठी करिश्मा की तरफ देखा, फिर बोली, ये लड़की तो काफी प्यारी लगती है, लेकिन अफसोस कि ये तुम्हारी सगी बेटी नहीं है। इसका नाम क्या है? इसका नाम अब तक नहीं रखा गया है। मैंने इसे प्यार से करिश्मा बुलाना शुरू किया है। आशु ने जवाब दिया। अवंतिका ने लंबी सांस ली और बोली, इस एरा में बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, अनाथों की भी कोई कमी नहीं है। महिम सिटी में तो अनाथालय हैं, इसीलिए हालात थोड़े बेहतर हैं। कम से कम उन्हें एक रास्ता तो मिलता है। लेकिन छोटी सिटीज में अगर किसी के माता पिता मर जाएं तो उन अनाथ बच्चों का कोई सहारा नहीं होता। अगर कोई अच्छा इंसान उन्हें अडॉप्ट कर ले तो शायद वो बच जाए। पर इस दुनिया में इतने अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं तुम्हें? अभी खुद पढ़ाई और प्रैक्टिस करनी है। ऊपर से तुम खुद भी अभी एक बच्चे ही हो। बच्चे पालने के बारे में क्या जानते हो? मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, उसे मैं हैंडल कर लूंगी। जब भी समय मिले घर आकर उससे मिल लिया करो। अवंतिका कहते हुए करिश्मा के पास गई और उसे गोद में उठाने की कोशिश करने लगी। सिस अवंतिका, करिश्मा कोई आम बच्ची नहीं है, वो बहुत समझदार है। उसे मेरी देखभाल की जरूरत नहीं है। उसे सब कुछ आता है और वो खुद ही सब कुछ कर लेती है। आशु ने जल्दी से अवंतिका को रोक लिया। आशु ने खुद देखा था कि करिश्मा ने कुमार परिवार को कितनी बेरहमी से मिटा डाला था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि करिश्मा को शेरगिल परिवार में ले जाया जाए। अगर वहां किसी ने उसे जरा भी नाराज कर दिया तो नतीजे का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। इतनी छोटी बच्ची क्या जानेगी, तुम फिक्र मत करो। मैंने रोशन और नेहा दोनों को खुद पालकर बड़े किए हैं। मुझे पूरा एक्सपीरियंस है। अवंतिका ने बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ कहा। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और करिश्मा से बोली, करिश्मा, शाबाश, सुंदर दीदी के साथ घर चलो ना। सुंदर दीदी के पास बहुत सारी टेस्टी स्वीट्स और सुंदर सुंदर कपड़े हैं। करिश्मा सोफे पर बैठी रही। उसने अवंतिका की तरफ देखा और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। अवंतिका की आंखों के कोने एक पल को फड़के, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो 2 कदम आगे बढ़कर फिर से करिश्मा के चेहरे के सामने आई और मुस्कुराकर बोली, सुंदर दीदी के साथ चलोगी तो बहुत सारे खिलौने और टेस्टी खाने मिलेंगे। करिश्मा ने फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अवंतिका उसे फॉलो करती रही। आंसू ये सब देखकर बिल्कुल चुप रह गया। अभी कुछ देर पहले ही अवंतिका कह रही थी कि किसी और के बच्चे को पालने का कोई मतलब नहीं होता, और अब वही बच्ची को अपने साथ ले जाने की जिद कर रही थी। सिस अवंतिका, अनंत सहाय की इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? आशु को डर था कि यह अजीब सिचुएशन ज्यादा लंबी ना खिंच जाए, इसीलिए उसने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। और वैसे भी वो सच में जानना चाहता था कि सहारनपुर गया हुआ अनंत सहाय असली था या नकली। ऊपर से देखने पर सहारनपुर गया हुआ अनंत सहाय बिल्कुल नॉर्मल लगता है। सारे इवेंट्स की टाइमलाइन भी सही है। अगर तुमने नेदरवर्ल्ड सिटी में अनंत सहाय को ना देखा होता तो कोई भी शक नहीं कर सकता कि सहारनपुर वाले अनंत सहाय के साथ कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अवंतिका कुछ पल रुकी, फिर बोली, मगर प्रॉब्लम यह है कि ये अनंत सहाय कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। इतना कि अजीब लगने लगे। हमने काफी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हो पाया। इसलिए मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल दी और पूरी टीम के हर एक मेंबर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, जिसमें ऊपर से तो सब क्लीन और नॉर्मल लगे, लेकिन एक चीज कॉमन निकली उन सब में। वो क्या है? आशु ने तुरंत पूछा। जब ये लोग सहारनपुर पहुंचे तो उनमें से ज्यादातर ने अपने परिवार से या तो कांटेक्ट किया ही नहीं या बहुत कम किया। हाँ, आजकल कम्युनिकेशन करना इनकन्वीनियंट है और सहारनपुर में सिग्नल भी नहीं आता, लेकिन फिर भी वो लोग कभी कभी एनकैम्पमेंट में वापस आते थे। ऐसे में अपने परिवार या दोस्तों से फोन पर बात करना तो एक नेचुरल बात है। मान लो कुछ वर्कहोलिक्स या हार्टलेस लोग हों, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ज्यादातर लोग ऐसे ही हों। मैंने उनके रिश्तेदारों से मिलकर ये बात कंफर्म की। उन्हें शायद ही कभी कॉल्स मिलती हैं, और अगर कॉल होती भी है तो वही लोग कॉल करते हैं। ऊपर से वो कहते हैं कि बहुत बिजी हैं और कुछ ही लाइनों के बाद कॉल जल्दी काट देते हैं। ये सुनकर आशु की पलकें सिकुड़ गईं। क्या ये हो सकता है कि प्रिंसिपल की पुरानी टीम के कई मेंबर भी अनंत सहाय की तरह किसी और के द्वारा इंपर्सनेट किए जा रहे हों? अब तक जो दिख रहा है उससे तो ये बहुत मुमकिन लगता है। अवंतिका ने सिर हिलाते हुए कहा, ये सब कर कौन रहा है और इसका मकसद क्या है? आशु ने थोड़ी देर सोचकर कहा,
यही बात मुझे भी परेशान कर रही है। उन लोगों में से ज्यादातर अपनी अपनी फील्ड के ऑथोरिटिव शख्स हैं। उन्हें किसी और से इम्पर्सोनेट करवाना इतना आसान नहीं है, और अगर करवाया भी जाए तो वो परफेक्टली करना होगा। इतना बड़ा सेटअप कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता। ये सब कुछ एक चाल लगती है। लेकिन सवाल ये है कि वो प्लॉट क्या कर रहे हैं। सहारनपुर तो अब तक काफी हद तक एक्सप्लोर किया जा चुका है। देखने में तो ऐसा कुछ नहीं लगता जो इतनी मेहनत के लायक हो, अवंतिका ने कहा। आशु को लगा कि अवंतिका की बात सही है। इतना बड़ा प्लान अगर बनाया गया है तो उसका मकसद भी जरूर एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा। मगर सहारनपुर में ऐसा क्या है जो इतना बड़ा सेटअप डिजर्व करता है? पूर्व प्रिंसिपल और उनकी टीम तो बस सहारनपुर को स्टडी कर रहे थे। उनके पास टोर्च ड्रैगन और विशानगर को मारने की एबिलिटी नहीं थी। टोर्च ड्रैगन और विशानगर को छोड़ भी दें तो भी ओइन अकेले ही उन्हें मार सकता था। अगर सामने वाले के पास इतनी ग्रैंड स्कीम सेट करने की काबिलियत है तो वो खुद भी एक एक्सपेडिशन टीम ऑर्गेनाइज कर सकता था। उसे पूर्व प्रिंसिपल की टीम को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। पूर्व प्रिंसिपल और उनकी टीम के पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं है? आशु ने पूछा। मैं भी इसी सवाल के बारे में सोच रही हूं। अब तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसके बेसिस पर कोई भी वैलिड जवाब नहीं निकलता, अवंतिका ने बेबसी से कहा। आशु को अचानक पूर्व प्रिंसिपल के छोड़े हुए पासकोड और उस मेटल स्लैब की याद आई जिसमें वो अजीब सा कॉइन रखा था। क्या हो सकता है कि उनकी ख्वाहिश वो कॉइन हासिल करने की ही हो? आशु ने सोचा। फिर एक और ख्याल उसके दिमाग में आया। वीरेंद्र की शाइनअप यानी तिनामा क्रिस्टल स्टोर में लोग जो सिल्वर बालों वाले कंपेनियन बीस्ट का उसके गले में जो मोटा मेटल पीस जंजीर से जुड़ा हुआ था, वो ठीक उसी छोटे मेटल पीस से मैच करता था जो आशु को मिला था। अगर उसने वो बड़ा मेटल पीस ना देखा होता तो वो कभी नहीं समझ पाता कि पूर्व प्रिंसिपल ने जो नंबरों की स्ट्रिंग दी थी वो एक पासकोड था। क्या उस बड़े मेटल स्लैब के अंदर कुछ छुपा हुआ है? आशु ने मन ही मन सोचा, क्या मुझे ट्राई करके देखना चाहिए कि वो पासकोड उस सिल्वर बालों वाले कंपेनियन बीस्ट के पास वाले मेटल स्लैब को खोल सकता है? आशु ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर ये पहले की बात होती तो शायद आंसू के पास उस मेटल स्लैब के पास जाने का कोई चांस ही नहीं होता। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी थी। इनविजिबिलिटी रोब की हेल्प से वो शाइनअप के अंदर लगे हुए तमाम सर्वेलेंस कैमरों को चकमा देकर मेटल स्लैब तक पहुंच सकता था, वो भी बिना किसी को पता चले। वो चाहता तो सीधे वहां जाकर उस सिल्वर बालों वाले कंपेनियन बीस्ट को खरीद भी सकता था। लेकिन उसके मन में एक बेचैनी थी, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि वीरेंद्र के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वीरेंद्र को पता चले कि उसे उस मेटल स्लैब में कोई दिलचस्पी है। आखिर में अवंतिका करिश्मा को साथ ले जाने में नाकाम रहीं और नाराजगी के साथ वापस लौट गईं। आशु ने कुछ देर तक सोच विचार किया, फिर तय किया कि तिनामा क्रिस्टल शॉप जाकर एक बार देख ही लिया जाए। अब जबकि अवंतिका की इन्वेस्टिगेशन एक डेड एंड पर आकर अटक गई थी तो ज्यादा प्रोग्रेस की उम्मीद नहीं बची थी। शायद वो मेटल स्लैब जो सिल्वर बालों वाले कंपेनियन बीस्ट को जंजीरों से बांधे हुए था, आशु को कोई नए आइडियाज दे सके। इन्हीं ख्यालों के साथ उसने जल्दी से सामान समेटा और उन सभी कंपेनियन बीस्ट्स को फेड किया जिन्हें जरूरत थी। जब उसने डेमोनिक नियोनेट को कुछ लॉन्गेविटी फ्रूट्स खिलाए तो वो अचानक एक बार फिर इवॉल्व होने लगी। इस बार शायद वो इपिक क्लास पर पहुंचने में कामयाब हो जाए। राइट, आशु मन ही मन बेहद खुश हुआ, क्योंकि डेमोनिक नियोनेट अब मिथिकल क्लास के और करीब पहुंचने वाली थी। लेकिन जब उसने बचे हुए लॉन्गेविटी फ्रूट्स की तादाद देखी तो उसे लगा कि शायद ये फ्रूट डेमोनिक नियोनेट के इवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए काफी नहीं होंगे। शुक्र है कि बैकअप राशन के तौर पर अब भी ग्रिम डीमन है। अगर कोई और रास्ता ना बचा तो उसे ऐसा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आशु ने सोचा और डेमोनिक नियोनेट को वापस रख ली। जब तक वो कंप्लीटली इवोल्व नहीं हो जाती तब तक उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ पर कोई उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं थी। बनाना फेरी अब भी इवोल्व हो रही थी। उसे इवॉल्व करते हुए काफी वक्त हो गया था। टाइमिंग को देखते हुए अब उसे मिथिकल क्लास पर पहुंच ही जाना चाहिए था। खैर, वो इस मामले में इंतजार करने के अलावा और कर भी क्या सकता था। सारा सामान पैक करने के बाद आशु ने तिनामा क्रिस्टल स्टोर की ओर रुख किया। हालांकि आशु डायरेक्ट शाइनअप में दाखिल नहीं हुआ। इसके बजाय वो तिनामा स्टोर के पास मौजूद एक कैफे में गया और वहां एक कप कॉफी ऑर्डर की। वो खिड़की के पास बैठा और कॉफी पीते हुए
ट्रूथ लिसनर का इस्तेमाल करके वीरेंद्र की दुकान को स्कैन करने की प्लानिंग की। ये कैफे तिनामा स्टोर के काफी पास था। यहां बैठकर ट्रूथ लिसनर की रेंज में पूरी शाइन अप कवर हो रही थी, जिसका फायदा उठाते हुए पहले उसे ये फिगर आउट करना जरूरी था कि अंदर की सिचुएशन क्या है। सर, आपकी कॉफी वेटर ने बड़ी विनम्रता से कॉफी सर्व की और आंसू के सामने रख दी। थैंक यू। आशु का पूरा ध्यान तिनामा स्टोर पर था, इसीलिए उसने वेटर को देखा तक नहीं। लेकिन जब एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसने चौंक कर ऊपर देखा और अवाक रह गया। कॉफी सर्व करने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि अमर था। आशु ने सबकॉन्शियसली इधर उधर नजर दौड़ाई और जैसा कि उसने इमेजिन किया था, कैफे पूरी तरह खाली था। वहां एक भी कस्टमर नहीं था। क्या इस कैफे के ओनर को पैसों से कोई दिक्कत है जो उसने वेटर के लिए अमर को हायर कर लिया? आशु को लगा यहां का ओनर या तो पागल है या बेहद डिस्परेट। अमर, तुम यहां क्या कर रहे हो? आशु ने कंफ्यूज होकर सवाल करते हुए पूछा। काम कर रहा हूं, थोड़े पैसे कमाने के लिए, अमर ने सीधा जवाब दिया। क्या यहां काम करना ज्यादा फायदेमंद है बजाय डायमेंशनल क्रिएचर्स से फाइट करने और उनसे ड्रॉप हुए कंपेनियन एग्स बेचने के? आशु अभी भी कुछ हद तक कंफ्यूज था। अमर को थॉमस कॉलेज के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स में गिना जाता था। अगर वो अपने हासिल किए गए कंपेनियन एग्स सेल करता तो उसकी इनकम किसी आम आदमी से तो कहीं ज्यादा होती। ऊपर से यहां तो वो सिर्फ एक वेटर है, तो सैलरी कितनी ही होगी? हाँ, अमर ने काम टोन में जवाब दिया। कैफे में थे, मैं वैसे भी कस्टमर नहीं थे, तो अमर वहां से गया नहीं। नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये कैफे तुम्हें इतनी हाई सैलरी दे रहा है? आशु को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई वेटर इतना कमा सकता है। उल्टा ये कैफे तो बिल्कुल वीरान सा पड़ा था, यहां कोई काम ही नहीं था। ऐसे में हाई सैलरी देना तो नामुमकिन था, 1 करोड़ 28 लाख हर महीना, अमर ने सीधे जवाब दिया। फोफ्ट। आशु ने जो घूंट अभी अभी कॉफी का लिया था वो डायरेक्ट बाहर उगल दिया। उसकी आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि बस साइन गेट से बाहर गिरने वाली थी इस कैफे का। बॉस तुम्हें 1 करोड़ से भी ऊपर सैलरी हर महीना देता है। आशु को अब पूरा यकीन हो चला था कि इस कैफे का मालिक या तो पूरी तरह पागल है या फिर उसके पास पैसा कुछ ज्यादा है, वरना अमर जैसे आदमी को एक वेटर की नौकरी के लिए इतना पे करना भला कहां की समझदारी थी। अमर ने बस हल्के से सिर हिलाया। तभी एक कस्टमर अंदर आया, जिसे देख उसने आशु से कहा, मुझे काम पर वापस जाना होगा। इसके बाद आशु ने देखा अमर पूरे प्रोफेशनल अंदाज में उस कस्टमर की तरफ बढ़ा और बड़ी तमीज से बोला, वेलकम। जब उस यंग कपल ने अमर को देखा तो उनके चेहरे पर डर साफ झलक गया। उन्होंने बिना एक शब्द कहे तुरंत 2 कदम पीछे लिए। वे कैफे में दाखिल तक नहीं हुए और सीधे मुड़े, फिर तेज कदमों के साथ वहां से निकल गए। मुझे पता था, आशु ने मन में सोचा, अमर के रहते हुए बिजनेस अच्छा कैसे चलेगा? उसे समझ नहीं आया कि आखिर इस कैफे का ओनर अमर को क्यों रखे हुए है। उसने एक घूंट कॉफी पी और वो सरप्राइज रह गया। टेस्ट काफी अच्छा था। ये कोई मशीन से बनी कॉफी नहीं थी, बल्कि हैंडमेड कॉफी दौजी थी, जिसमें काफी मेहनत और टेस्ट दोनों झलक रहे थे। फिर भी आशु उस बात को समझ नहीं पाया कि आखिर अमर को यहां क्यों रखा गया। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने उस ख्याल पर वहीं फुल स्टॉप लगा दिया और अपना ध्यान तिनामा स्टोर को स्कैन करने पर लगाया। उसकी ट्रुथ लिसनर एबिलिटी ने तिनामा क्रिस्टल शाइनअप के पूरे इलाके को एनवलोप लिया। ऐसा लग रहा था जैसे इमारत पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो गई हो। आंसू अब हर एक कोने से आने वाली आवाजों को बिल्कुल साफ सुन पा रहा था, जैसे हर दीवार, हर दरवाजा अब उसके लिए इनविजिबल हो गया हो। मगर आंसू को सरप्राइज हो गया जब उसने देखा कि वो फ्लोर, जहां सिल्वर बालों वाला कंपेनियन बीस्ट लोग्ड था, किसी रहस्यमयी ताकत से ढका हुआ था, मानो कोई घना कोहरा उस हिस्से को पूरी तरह लपेटे हुए हों। आशु ने ट्रुथ लिसनर की स्ट्रेंथ को उसकी पूरी लिमिट तक रेज कर दी। जैसे जैसे उस कोहरे में छिपा 4th लेवल साफ होने लगा, सब कुछ धीरे धीरे नजर आने लगा। वहां कैद अलग अलग कंपेनियन बीस्ट्स अब साफ दिखाई दे रहे थे। आशु ने अपनी पूरी ध्यान उस कमरे पर फोकस किया जहां सिल्वर बालों वाला कंपेनियन बीस्ट था। वाकई में वो बड़ी मेटल प्लेट के पास बैठा हुआ था, सिर झुकाए हुए, जैसे वो गहरी नींद में हो। लेकिन जैसे ही आंसू की नजरें उस पर पड़ीं, उस सिल्वर बालों वाले कंपेनियन बीस्ट ने अपना सिर उठाया और साफ तौर पर उसकी डायरेक्शन में देखा। ऐसा लगा जैसे उसकी नजरें सीधे आंसू की आंखों में झांक रही हों। यह देखकर आंसू दंग रह गया। क्या वो मुझे देख सकता है?
या फिर यह महज एक इत्तेफाक है? आंसू ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाते हुए सोचा। अचानक उस सिल्वर बालो कंपेनियन बीस्ट के चेहरे पर, जो अब तक बालों से ढका हुआ था, एक धीमी सी मुस्कान साफ साफ देखी जा सकती थी। फिर उसके होंठ हिले, जैसे वो कुछ कह रहा हो, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। फिर भी उसके होंठों की मूवमेंट से यह साफ लग रहा था कि वो कह रहा था, मैं यहां तुम्हारा इंतजार करूंगा, वो सच में मुझे देख सकता है। आशु के मन में खतरे की घंटियां बजने लगीं। ट्रुथ लिसनर के मिथिकल क्लास पर पहुंचने के बाद उसकी एबिलिटीज पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गई थीं। लेकिन देखने और सुनने में फर्क होता है। जब कोई देखता है तो उसकी नजरें एक्टिव होती हैं। इसलिए अगर सामने वाला शार्प सेंसेस रखता हो तो वो महसूस कर सकता है कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन ट्रुथ लिसनर की सुनने की एबिलिटी पैसिव थी। वो बस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी। फिर भी वो सिल्वर बालों वाला कंपेनियन बीस्ट न सिर्फ आशु की मौजूदगी को सेंस कर सका, बल्कि उसकी तरफ देख भी रहा था। ये एबिलिटी थोड़ी ज्यादा ही पावरफुल थी। आखिर इस सिल्वर बालों वाले कंपेनियन बीस्ट के ओरिजिन्स क्या हैं? आशु के मन में लगातार यही सवाल गूंज रहा था। उसके लिए ये सब एक मिस्ट्री बन गया था। और उस कमरे में दाखिल होने को लेकर अब वो थोड़ा हिचकिचा भी रहा था। अब आशु को थोड़ी टेंशन होने लगी थी। अगर मैंने पासकोड डालने के बाद वो जंजीरें खोल दी जो इस बीस्ट को रिस्ट्रेन कर रही हैं, तो क्या मैं कोई बहुत बड़ी बेवकूफी करने वाला हूं उसका? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कहने का क्या मतलब था? क्या वो पहले से जानता था कि मैं यहां आऊंगा? ये ख्याल आशु को और ज्यादा परेशान करने लगे। पूरी सिचुएशन ही अजीब थी, जैसे कोई छुपी हुई चाल हो। जिस पल उसे पूर्व प्रिंसिपल ने वो पासकोड भेजा था, तभी आशु को कुछ अजीब लगा था। लेकिन अब जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी, तो साफ न हो गया था कि मामला उतना सीधा नहीं था जैसा उसने सोचा था। कम से कम जो सिल्वर बालों वाला कंपेनियन बीस्ट उसके सामने मौजूद था, वो बिना किसी शक के एक खौफनाक एग्जिस्टेंस था। अगर इस बीस्ट को स्टोर में बंद किया गया है और उसे खुद पूर्व प्रिंसिपल ने यहां रखा, तो क्या वाकई में उनके पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो इसे कैद कर सकें? मगर आशु को शक था कि प्रॉबेबली पूर्व प्रिंसिपल के पास ऐसी पावर नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।